जय हिंद दोस्तों, मैं ओम प्रकाश लाया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेक्चर जिसमें आप पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि का भेद, अनुनासिक संधि। दोस्तों, जिस संधि की हम आज चर्चा करने वाले हैं वो संधि विकल्प से होती है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण संधि है क्योंकि उससे कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की संधि की, जिसका नाम है अनुनासिक। ये संधि व्यंजन संधि का ही एक भेद है। क्या होता है संधि में? इसके लिए एक सूत्र पाणिनि ने दिया है, यरो अनुनासिके अनुनासिको हुआ। ये संधि को करने वाला एक सूत्र है जिसके आगे लिखा हुआ है वा। वा का मतलब होता है विकल्प से, यानी कि जो संधि का कार्य होता है दोस्तों वो होता है विकल्प से। अब देखो, बात करें सबसे पहले सूत्र की कि ये सूत्र क्या कहना चाह रहा है। इस सूत्र में पहले आया एक प्रत्याहार जिसका नाम है यर। यर ये क्या है? प्रत्याहार है। यर जो प्रत्याहार है उसमें सिर्फ एक वर्ण को छोड़ करके सारे के सारे व्यंजन आते हैं, अर्थात है एक व्यंजन है, इसको छोड़कर जो सभी व्यंजन हैं वो किस प्रत्याहार में आते हैं दोस्तों? यर प्रत्याहार में। यानी कि आप कैसे लेकर के ज्ञ तक के पूरा जो काम पढ़ते हैं उसमें सिर्फ एक है को छोड़ दीजिए और इसके अलावा जो भी सारे वर्ण हैं वो यर प्रत्याहार के वर्णों में आते हैं। अब बात करें सूत्र के आगे की। ये कह रहा है यर, इसके बाद में अगर अनुनासिक वर्ण आता है, यर के बाद में क्या है? कोई अनुनासिक वर्ण आ जाए। क्या होता है दोस्तों अनुनासिक? तो आपको जानकारी होनी चाहिए, सभी वर्गों का जो अंतिम वर्ण होता है, जैसे क वर्ग का अंतिम ये न, इसी तरीके से च वर्ग का अंतिम य, ण, न और म, ये जो पांचों वर्ण है दोस्तों ये क्या कहलाते हैं? अनुनासिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? अनुनासिक। तो ये कह रहा है कि पहले कौन सा वर्ण हो? यर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो, और बाद में कौन सा हो? कोई अनुनासिक वर्ण आ जाए, तो इन यर प्रत्याहार के वर्णों को क्या कर दिया जाएगा? इनको भी अनुनासिक बना दिया जाएगा, अर्थात अपने अपने वर्ग का उनको भी पांचवा वर्ग बना दिया जाएगा। हम इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए एक उदाहरण का यहाँ सहारा लेते हैं। हम उदाहरण लेते हैं सबसे पहले सत धन मार्ग। क्या उदाहरण लिया हमने? सत धन मार्ग। दोस्तों यहाँ ये पहला पद है सत और दूसरा पद है मार्ग, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो पहला पद है इसके अंत में जो वर्ण है वो क्या है? वो है त। अब हम ये भी देखेंगे कि क्या त वर्ण यर प्रत्याहार के वर्णों में आता है क्या? तो आता है, क्योंकि सिर्फ है को छोड़कर के सारे व्यंजन इसमें आते हैं, तो ये यर का हो गया। और इसी तरीके से बाद वाला जो वर्ण है वो है म। क्या ये म इन अनुनासिक वर्णों में से है क्या? तो आप देखेंगे कि है। इसी कारण से इस तय को आप क्या बना देंगे? खुद के ही वर्ग का। तय वर्ग का अंतिम वर्ण क्या होगा दोस्तों? आप अच्छे से जानते हैं कि तय के वर्ग में अंतिम वर्ण न होता है, तो आप इसको क्या बनाएंगे? न। हम इसको वापस लिखेंगे, जो सत लिखा रहता है उसको सन लिखा जाएगा, बाकी आगे वाला मार्ग। ये हमारा प्रयोग सिद्ध हुआ, लेकिन एक बात यहां ध्यान रखना चाहिए, ये काम किससे होगा? विकल्प से, अर्थात ये मुख्य कार्य नहीं है, ये है विकल्प से होने का कार्य। अर्थात आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर क्या बनेगा? तो वो बनेगा आपका, इसके अभाव में, ये तो है अनुस्वार संधि, अनुनासिक संधि, और अनुनासिक संधि नहीं करेंगे तो फिर कौन सी संधि करेंगे? तो ध्यान रखें, हमेशा अनुनासिक के अभाव में हमेशा जो संधि होती है वो होती है जसत्व।
ये दोनों पद इसके सही हैं। अगर ये दिया जाता है आपके परीक्षा में सत धन मार्ग, तो ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। और अगर दोनों विकल्प में दे दिए तो फिर क्या करोगे? तो ध्यान रखना यही सही होगा, ये सही नहीं होगा। दोनों अगर एक साथ दे दिए जाते, वैसे एक साथ दोनों नहीं दिए जाते, लेकिन अगर इन कंडीशन अगर दिए जाएं तो ये वाला पहले प्राथमिकता से सही होगा क्योंकि मुख्य सूत्र से है और ये गौण सूत्र से है, ये विकल्प से कार्य कर रहा है, इसलिए ये बाद की बात है। तो ध्यान रखें, अनुनासिक संधि विकल्प से होती है और अनुनासिक संधि के अभाव में जो दूसरी संधि होती है वो कौन सी होगी? जसत्व संधि। ये हमने एक प्रयोग देखा। हम इसी तरीके के कुछ और प्रयोगों से आपकी कठिनाइयों को और सरल करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। दूसरा एक उदाहरण हम लेते हैं यहां, वाक धन मय। यहां आप देखेंगे ये पहला पद जो इसके अंत में क्या है और बाद वाले पद के शुरू में क्या है? मैं। अब यहां ये जो पहला पद है ये यर प्रत्याहार के वर्णों में से है क्योंकि एक व्यंजन है और यर प्रत्याहार का हमने लिखा था है को छोड़ करके सारे व्यंजन, तो ये यहाँ एक व्यंजन है यर प्रत्याहार का, इसलिए यहाँ हमारा जो संधि वाला कार्य वो निश्चित रूप से हो जाएगा। बाद में क्या है? मैं, जो कि अनुनासिक वर्ण है। इसी कारण से इस कै को क्या बना देंगे? खुद के ही वर्ग का अंतिम वर्ण। खुद के वर्ग का अंतिम वर्ण क्या होगा? कै के वर्ग का न। तो हम इसको क्या लिखेंगे? वांग मय। बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण दोस्तों। ये कै को हमने क्या बना दिया? खुद के वर्ग का अंतिम वर्ण बना दिया और इसको कर दिया हमने वांग में। ये है विकल्प वाला कार्य। मुख्य कार्य क्या होगा इसमें? ये लिखा जाएगा इस तरीके से वाग में। ये मुख्य कार्य है। कै को तीसरा वर्ण हो जाएगा। अगर तीसरा वर्ण होता है इसको कै को कै बनेगा तो ये जसत्व संधि का नियम है। और अगर कै को ही न बन रहा है तो ये है आपके अनुनासिक संधि का कार्य। ये विकल्प से होता है, ये मुख्य रूप से होता है। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। हम और बातें करेंगे क्योंकि बातें करना बहुत जरूरी है। बातें नहीं करेंगे तो हमारी जो क्यूरीज है, समस्या है, वो समाधान उनका कैसे होगा। अगला उदाहरण लेते हैं दोस्तों हम, तत् धन न। तत् धन न प्लस के निशान से पहले तय है जो कि यह प्रत्याहार का एक वर्ण है। बाद में आ रहा है न जो कि अनुनासिक में से एक वर्ण है। इसी कारण से इस तय को भी इसके ही वर्ग का अंतिम वर्ण क्या? न बना देंगे। प्रयोग हमारे सामने सिद्ध हो गया तन्न। एनी डाउट? होना भी नहीं चाहिए। और अगर रहता भी है तो बार बार अभ्यास करें, निश्चित रूप से आपका डाउट क्लियर हो जाए। एक उदाहरण हम लेते हैं दोस्तों यहां जो परीक्षाओं में 2 या 3 बार पूछा भी जा चुका है। एतन मुरारी, ये इस तरीके से पूछा गया पद है एतन मुरारी। इसका एतन मुरारी का अगर विग्रह किया जाएगा तो क्या होगा? देखो दोस्तों, यहां आप इसको अगर 2 भागों में विखंडित करते हो पदों को, तो यहां एक पद बनता है एतत और दूसरा पद बनता है मुरारी। आप सोच रहे होंगे सर ये एतत दई क्यों लिखा, तय क्यों नहीं लिखा? तो ध्यान रखें, अगर पद के अंत में अगर ये कोई सा भी व्यंजन आएगा झल वर्णों में से तो वो जसत्व हो जाता है। जसत्व संधि का नियम है झलाम जसो अंते, अर्थात झल वर्ण कोई सा भी, झल यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण, तो झल वर्ण अगर पद के अंत में आता है तो अपने आप ही जसत्व हो जाएगा, अर्थात तीसरा वर्ण बन जाएगा। इस नियम से हमने यहाँ दै लिखा है और बाद में इसको कर दिया मुरारी। ठीक है। और यहाँ पे संधि कार्य किया हमने, तो ये जो दै था ये अपने ही वर्ग का अंतिम बन गया, क्योंकि ये जो दै है ये यर प्रत्याहार के वर्णों में है और बाद में जो मैं आ रहा है वो अनुनासिक वर्णों में से है। इसीलिए हम इस दै को क्या बनाएंगे दोस्तों? इस दै का बना देंगे हम खुद के ही वर्ग का अंतिम न बना देंगे और प्रयोग सिद्ध होता है एतन मुरारी। ये विकल्प से है। मुख्य क्या बनेगा? मुख्य बनेगा एतद मुरारी। एतद मुरारी दोनों आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि
आपसे परीक्षा में उदाहरण के रूप में किसी तरीके से इसको प्रयोग में किया जा सकता है। ये था दोस्तों अनुनासिक संधि से जुड़ा हुआ एक विकल्पात्मक सूत्र। अब एक और सूत्र यहां देखेंगे हम, वो सूत्र करता है यही काम जो यहां हमने अनुनासिक का कार्य किया था, अनुनासिक संधि का कार्य करेगा, लेकिन वो ये कार्य विकल्प से न करके मुख्य रूप से करेगा। वो क्या है सूत्र, उसको भी जानेंगे। वो सूत्र है प्रत्यय भाषायाम नित्यम। क्या सूत्र है, प्रत्यय भाषायाम नित्यम। क्या कह रहा है ये सूत्र, ये कह रहा है कि ये कार्य अगर प्रत्यय कोई बाद में जो है, जैसे प्रत्यय कहाँ लगते हैं, प्रत्यय किसी धातु के या किसी शब्द के बाद में लगते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर बाद में जो प्रत्यय है वो अनुनासिक आदि प्रत्यय हो, जो प्रत्यय है उसके पहला पद वर्ण जो है वो अनुनासिक हो, तो वहां ये कार्य नित्य रूप से होगा। हम एक उदाहरण से इसको बेहतर तरीके से समझेंगे। हम उदाहरण लेते हैं चित्त धन मयम। क्या उदाहरण लिया आपने, चित्त धन मयम। अब यहां मूल पद है चित्त, इसके अंत में है तय और बाद में मयम। ये एक प्रत्यय है मयट। मयट प्रत्यय से मय है और इसके अंदर बाद में इसको मैं इसके अंदर आदेश करके मयट मयम बना है। मूल जो उसमें अब प्रत्यय है वो है मयट। तो यहाँ ये जो मैं आ रहा है दोस्तों, इसको ध्यान से समझे। ये सूत्र ये कह रहा है कि प्रत्यय भाषायाम नित्यम, कि बाद में अगर कोई प्रत्यय रहता है, लेकिन प्रत्यय कैसा होना चाहिए, जिसके शुरू में कोई अनुनासिक वर्ण हो। तो इस प्रत्यय के शुरू में अनुनासिक वर्ण आ रहा है, इसी कारण से हम यहां जो बनाएंगे वो विकल्प से नहीं बनाएंगे, वो नित्य बनेगा। हमने बनाया इस तय को न कर दिया खुद के वर्ग का अंतिम, ये बन गया चिन्मय, चिन्मय। ये विकल्प से नहीं, ये नित्य हो। कैसे होगा ये, नित्य। ये ध्यान रखना है, नित्य। और दूसरी बात जो हमने पढ़ी थी, ये तो नित्य कार्य है और पहले वाले सूत्र से विकल्प से कार्य हो रहा था। इसके और उदाहरण से हम इसको बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों, जिससे कि आपके मन में किसी तरीके की कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। हम दूसरा एक उदाहरण लेते हैं, दिक् धन मात्रम। विग्रह करेंगे तो ये पद आपके सामने आएगा। अब यहां जो मात्रम है, इसके अंदर एक प्रत्यय है मात्रच। क्या प्रत्यय है, मात्रच प्रत्यय है। मात्र मैं बाद में लगा है, मात्रच प्रत्यय है। अब यहां देख रहे हैं मात्रच प्रत्यय में मुख्य रूप से आपको उदाहरण इन दोनों के मिलेंगे, एक तो मात्रच प्रत्यय और दूसरा मयट प्रत्यय। ध्यान रखना, मात्रच और मयट, इनके उदाहरण आपको ज्यादा मिलेंगे। वैसे अगर मतुप प्रत्यय का हो तो वहां भी यही कार्य होगा, मतुप में पहले मैं होता है। तो ऐसे और भी उदाहरण मिल सकते, ज्यादा उदाहरण आपको इन्हीं के मिलने वाले हैं। अब देखो यहाँ पहले है क, बाद में है मैं। क यर प्रत्याहार का एक वर्ण है, यर का, और मैं जो है वो एक प्रत्यय के प्रथम वर्ण के रूप में है मैं, और ये क्या है, एक अनुनासिक। इसीलिए इस क को खुद के वर्ग का अंतिम बना दिया जाएगा न, और क्या लिखा जाएगा, दिक की जगह हो जाएगा दिंग, दिंग मात्रम। क्या बन गया, दिंग मात्रम। ये कार्य भी कैसे होगा दोस्तों, ये होगा नित्य रूप से होगा। तो ये आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है कि कौन सा सूत्र है। अब कुछ बातें हम वो भी करते हैं कि मान लो परीक्षा में आपसे ऐसा नहीं करके और इसको उल्टे रूप में पूछ लिया जाए। जैसे लिखा विराणमयम, ये परीक्षा में आपसे पूछ लिया गया विराणमयम। अब आपको इसका विग्रह करना है। अब आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पद कहां से टूट रहा है, मयम अलग हो रहा है
और विराम अलग हो रहा है। विराम तो कोई शब्द ही नहीं होता, तो मूल शब्द क्या था? विराट। क्या शब्द था? विराट। विराट और बाद में है मयम, इसीलिए पहले वाले पद का अंतिम वर्ण है ट और बाद वाले पद का जो कि एक प्रत्यय है उसके सबसे पहले क्या आ रहा है? एक अनुनासिक वर्ण है। अनुनासिक वर्ण आ रहा है, ये अनुनासिक वर्ण आ रहा है और ये अपने आप में क्या है? प्रत्यय है। इसी कारण से ये जो काम होगा वो नित्य होगा, विकल्प से नहीं होगा। हमने लिखा विराण मयम, यहां भी वही प्रत्यय है मयम, इसमें मयक प्रत्यय है, मयक। ठीक है, ये वाला। तो परीक्षा में आपसे किसी तरीके से पूछा जाए, आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों कि आप ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करें। जितने ज्यादा आप उदाहरणों को पढ़ के निकलेंगे उतने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। दूसरी एक और बात, आपको प्रत्येक संधि को समझते समय उसके जितने भी सूत्र हैं उन सूत्रों से संबंधित एक उदाहरण तो आपको जीवन में उतार लेना है। हाँ, इससे ये कार्य होता है। जैसे आप इस संधि से संबंधित अनुनासिक जो संधि थी, इससे संबंधित सन्मार्ग, यानी कि हम अपनी नाक की नाक में गुनगुना रहे हैं। अनुनासिक वर्ण कहां से बोले जाते हैं? नासिका से, नासिका और संबंधित उच्चारण स्थान से। तो हम सोचे मुझे अपने मन ही मन में विचार करना है कि मुझे अच्छे मार्ग पे जाना, सन्मार्ग पे जाना, यानी अनुनासिक संधि का ये प्रयोग है। ठीक है, तो ऐसी कुछ बातें आपको मेमोरेंडम अपने आपके साथ में जोड़नी है जिससे कि आपकी कठिनाइयां अपने आप हल होती जाए। तो ये थी दोस्तों अनुनासिक संधि। अनुनासिक का मतलब आपको अच्छे से समझना आवश्यक है। अनुनासिक का मतलब होता है सभी वर्गों के अंतिम वर्ण। वर्ग यहां वापस एक बार आपको बता देता हूं, 5 वर्ग होते हैं। वर्ग कितने होते हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और सभी वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं, अर्थात क में हो जाएंगे क, ख, ग, घ, न। ये सभी वर्गों में अपने अपने वर्ग में 5-5 वर्ण होना जानते हो आप अच्छे से, क्योंकि कक्का तो सबने पढ़ा है छोटे स्टेप पे, तो ये जानते हो। बाकी मैं आपको ये बताने वाला था, इसको वर्ग बोलते हैं और इसको एक दूसरा वर्ड बोलते हैं, क को कु भी बोलते हैं, कुचु टुतुपु ऐसे करके भी इनके लिए प्रयोग किया जाता है। क वर्ग को कु भी कहा जाता है, च वर्ग को चु भी कहा जाता है। इस तरीके से इनके लिए प्रयोग, ये टू वर्ग, ये टू वर्ग, ये पु वर्ग, इस तरीके से इनके लिए प्रयोग किए जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूं आपके लिए वीडियो लाभदायक या उपयोगी रहेगा। और अगर आपको फिर भी कोई कठिनाई महसूस हो तो कमेंट में लिख करके बताएं। आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए मैं तैयार हूं। धन्यवाद।